में फटाफट मैसेज करो। कौन सा पोएम? सुजैन, कौन सा पोएम? वो हो गया डन? अच्छा हाँ, वो तो डन हो गया। उसके बाद कौन सा स्टार्ट किया था? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं बर्तन मांजूंगा। मतलब लेसन, हाँ, मैं बर्तन मांजूंगा। दिख रहा है। और वो बोला था मैंने गागर में सागर का क्वेश्चन आंसर करने के लिए। कौन सा? ये मैं बर्तन मांजूंगा ये है कि ग्राम देवता है? पक्का? तो ठीक है, रहने दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर ग्राम देवता कैंसिल है? ओके ओके ओके, वेट। वन सेकेंड। ओके, दिख रहा है स्क्रीन? ग्राम देवता, देवता मतलब क्या होता है? ग्राम मतलब गांव, विलेज। ओ डेनियल, क्या बात है। फार्मर को ग्राम देवता कहा गया है, उसका मतलब नहीं होता है ग्राम देवता। ठीक है। ओके, सुजन ने कहा कि गॉड, भगवान। इशिता ने कहा भगवान। और कोई? बहुत कम लोग आंसर देते हैं। गॉड, डेनियल ने कहा ठीक है। रॉन्ग। देवता मतलब जो देता है वो देवता है। ठीक है, जिसके पास एक क्वालिटी है कि मेरे पास जो है हवा है, तो मैं लोगों को हवा दूंगा, तो मैं हवा का देवता। मेरे पास आग है, मैं लोगों को आग दे सकता हूं, तो मैं अग्निदेव। ठीक है, तो जो आपके पास एक क्वालिटी है और वो जो आप लोगों को दे सकते हो, आप कैपेबल हो, तो आप देवता हो। ठीक है, तो गांव का देवता, गांव में कौन ऐसा है जो लोगों को देता है? वो होता है किसान। यस, तो किसान को फार्मर कहते हैं, हिंदी में किसान। ये गांव का देवता है। मैंने 7th में ये पोएम पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम में। तो गांव का देवता किसान होता है, क्योंकि अगर किसान मेहनत न करे, इतने हार्ड वर्क न करे, तो फसल न हो, और अगर फसल न हो तो फिर लोगों को खाने के लिए अनाज न मिले। यस, पोयम है ये डेनियल। आइए देखते हैं कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यहाँ पे राजकुमार लिखा है, रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई ये कविता है। और
वो क्या कहते हैं, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कवि वर्मा जी गांव के देवता किसान से प्रार्थना करते हुए, उनका महत्व बताते हुए कहते हैं, हे गांव के देवता, हे किसान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि इस धरती पर सिर्फ तुम ही हो जिसने सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुओं से प्यार नहीं किया, अर्थात तुमने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं रखा, बल्कि तुमने तो मिट्टी से प्यार किया, तुमने तो मिट्टी से प्यार किया, सोने चांदी को त्याग। ऐसा कौन कर सकता है? कोई करता है ऐसा कि जिसके पास सोने चांदी हो तो उसका त्याग करके वो मिट्टी से प्यार? जो सोने चांदी को तो इस धरती, इस मिट्टी से अपने खून पसीने की से सींच कर उस सोने चांदी को उगा देता है, क्योंकि सोना उसके लिए वो अनाज गेहूं है, चांदी उसके लिए वो अनाज चावल है ना। एक बहुत अच्छा गीत भी था, उसमें लिखा कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। कवि ने उसी चीज को यहाँ पे साकार किया और कहा, हे गांव के देवता, हे किसान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, क्योंकि इस धरती पर तुम ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जो सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुओं का त्याग करके इस देश की मिट्टी से प्यार करते हो और उसमें हरियाली लाकर लोगों के जीवन में खुशहाली लाते हो। इसलिए हे किसान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। इन डाउट? जय जवान जय किसान। यस सोहम, यू आर राइट। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, और उन्होंने किसानों को महत्व देने के लिए कहा कि इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जितने आवश्यक जवान हैं उतने ही आवश्यक इस देश के किसान हैं, क्योंकि इस देश में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के पेट को भरने का जिम्मा उन किसानों पर ही है। इसीलिए उन्होंने जय जय जवान जय किसान कहा। जवान मतलब सैनिक और किसान मतलब फार्मर, दोनों को महत्व दिया। इसका भावार्थ फटाफट लिख लीजिए। कवि राजकुमार वर्मा जी ग्राम देवता यानी किसानों को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि कहां पे लिखा है? डेनियल लिखो ना, मैं पढ़ूंगा। अरे वाह, क्या बात है दीप। देखो भाई, दीप ने बहुत अच्छा लिखा है कि अगर किसान है तो जमीन है, और जमीन है तो देश है। हाँ, नोटबुक में लिखो। नोटबुक में लिखो फटाफट, और दो दो लाइन का है, लिखने का हैबिट बनाओ। कभी राजकुमार वर्मा जी कहते हैं कि ग्राम देवता यानी किसानों को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि तुम महान हो,
तुमने सोने चांदी से प्यार नहीं किया, बल्कि मिट्टी से प्यार किया है। इसलिए हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। टनल खुद के शब्दों में लिखा है तो प्लीज मुझे सेंड करो ना, टाइप करो जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं। देखो मैं रीड करके सुना रहा हूं तो मुझे भी पता चलेगा ना, अगर कुछ गलत होएगा तो मैं एटलीस्ट करेक्शन तो कर पाऊंगा। प्रश्न, अगर देश में किसान नहीं होगा, नहीं होगी नहीं, नहीं होगा, तो जवान भी नहीं होगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट यहाँ पे जो नारा दिया गया ना, जो स्लोगन दिया गया है, वो बैलेंस करने के लिए दिया गया है कि देश में जितना महत्व सैनिकों का है उतना ही महत्व किसानों का भी है। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। डेनियल, बिल्कुल सही लिखा है आपने कि हे किसान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। आपने सोने और चांदी को छोड़कर मिट्टी से प्यार किया, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। वो 2 बार रिपीट रहेगा ना, ठीक है, ऐड कर लो। बिल्कुल सही लिखा है आपने। डन, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे के पार्ट पे ध्यान देते हैं। सोहम, हमको इतना जो है आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। यहाँ पे किसान के बारे में बताया गया है तो हम किसान के बारे में बात करेंगे। किसान नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो हमारा सोचना वो नहीं है। इट्स ओके। जय ने लिखा है, कवि कहते हैं कि हम ग्राम देव हमारे अन्नदाता, तो मैं नमस्कार आपको, आप तो लिख दिया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नमस्कार करता हूं क्योंकि आपने दुनिया जैसे सोना और चांदी से प्यार नहीं किया। दुनिया के सोना और चांदी से प्यार नहीं किया, किंतु हमारे पेट पालने के लिए तुमने मिट्टी से प्यार किया। ओके, थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन बराबर नहीं है, वर्ड्स परफेक्ट हैं, ठीक है, वाक्य बराबर बना दो। बताता हूं ना, मीनिंग बता रहा हूं डेनियल, रुको ना। आगे के लाइन में कवि कहते हैं, जन कोलाहल से दूर। जन, जन मतलब लोग, एक एक मीनिंग बता रहा हूं, लिख लो। जन मतलब लोग, कोलाहल मतलब शोर शराबा, नॉइस, से दूर मतलब शहरों से दूर, शहर के भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल दूर, कहीं एकाकी, एकाकी मतलब अकेले में, एकांत में, सन्नाटे में, सिमटा सा। सिमटा सा यहां पर इसका अर्थ है छोटा सा। हाँ,
अंकिता जाने दो, कोरोना वाला यहाँ पे वर्ड यूज मत करो। ठीक है। शहरों से बिल्कुल दूर, अकेले में, एकांत में एक छोटा सा क्या है, निवास, मकान, जहां पर रहता है कौन, किसान। तो जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी में, एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शशि, रवि मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा, का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। कवि कहते हैं देखो किसान कितना त्याग करता है, वो शहर में नहीं रहता है, वो तो शहर से बिल्कुल दूर सन्नाटे में, अकेले में छोटा सा मकान बनाकर रहता है। भले वो छोटा सा मकान बना के रहता है, भले वो अकेले में रहता है, लेकिन उसका जो महत्व है, उसकी जो ख्याति है, फेम है, वो सूरज और चांद से भी अधिक है। कि जितना प्राणों का होता प्रकाश, हमारे शरीर के अंदर आत्मा जितनी जरूरी है, इस धरती पर किसान भी उतना ही जरूरी है। मतलब समझे इसका, कि इंसान को जिंदा रहने के लिए दिल की धड़कनों का होना जरूरी है, और उन दिल की धड़कनों को चलाने के लिए भोजन का होना जरूरी है। और भोजन देता कौन है, मिलता कहां से है, किसके द्वारा पैदा किया जाता है, किसान के द्वारा। मतलब कि जितना हमारा जीना जरूरी है, उतना ही किसान का जीवन भी आवश्यक है। भले वो अकेले में रहता है, भले एकदम सन्नाटे में छोटा सा मकान, गरीबी में जिंदगी बिताता है, और सिर्फ उसको 2 वक्त का खाना ही मिल पाता है, लेकिन किसान हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। क्लियर, सिमटा सा, छोटा सा, लिख लीजिए फटाफट, 2 लाइन का ही है। कवि कहते हैं किसान शोरगुल से दूर कहीं अकेले में तुम्हारा एक छोटा सा निवास है, मकान है। सूर्य और चांद भी उतना प्रकाश नहीं है, मतलब उनके अंदर उतना प्रकाश नहीं जितना तुम्हारे प्राणों का, तुम्हारे ताकत का प्रकाश होता है। मतलब सूरज चांद का उतना महत्व नहीं है जितना तुम्हारा महत्व है। फटाफट लिखो। डन, लिख लिया। ओके, लिख लो लिख लो।
वेट 1 सेकेंड। ओके अंकिता, हो गया ना, चलो आगे। शहरों से दूर कहीं अकेले एक छोटे से मकान में किसान रहता है, लेकिन उसका महत्व सूरज और चांद से भी ज्यादा होता है। किसके लिए? लोगों के लिए। 1 सेकेंड, हाँ होल्ड करना। ठीक है, सही लिखा है। 1 सेकेंड, ये कहां से आ गया? प्लीज मूव पनौती। ओके, आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, श्रम वैभव के बल पर करते हो, श्रम वैभव के बल पर करते हो, जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे, सौ सौ दानों के हरे हास, हे ग्राम देवता नमस्कार। श्रम वैभव, श्रम मतलब मेहनत। एक एक वर्ड का मीनिंग लिखो। श्रम मतलब मेहनत, वैभव मतलब संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, या मेहनत का खजाना। एक शब्द में लिख लो, श्रम वैभव मतलब मेहनत का खजाना के बल पर, अपने मेहनत के खजाने के दम पर करते हो। क्या करते हो? जड़ में चेतन का विकास। अभी यहां पे जड़ और चेतन का मतलब क्या है? जड़ मतलब यहां पर बंजर जमीन, बैरल लैंड, बैरल बोलते हैं ना। जड़ में चेतन का विकास, चेतन मतलब उपजाऊ। बैरल लैंड, राइट। और उपजाऊ को क्या बोलते हैं? उपजाऊ मतलब जिसमें अच्छी खेती की जा सकती है। फर्टाइल, यस यस, थैंक यू जी। तो श्रम वैभव के बल पर करते हो, मेहनत के खजाने के दम पर, हे किसान, तुम बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देते हो, चेतन का विकास करते हो, जिसके कारण उस बंजर जमीन में भी ऐसी फसल उगती है, ऐसी फसल उगती है कि उस फसल के दाने दाने ऐसे फूटते हैं, उनमें से ऐसी हरी भरी फसल निकलती है कि उन फसलों में सौ सौ दाने, सौ सौ दानों के हरे हास। हास का मतलब हरियाली, ग्रीनरी। सौ सौ दानों की हरियाली आपको देखने को मिलती है। वो किसान इतना मेहनत करता है, मेहनत का खजाना, अत्यधिक मेहनत करना। जड़ मतलब या बंजर जमीन से है, और चेतन का मतलब उपजाऊ से है। ठीक है। फूटना मतलब उगना, अंकुरित होना। हास मतलब मुस्कुराना या हरियाली।
फटाफट लिखो। मीनिंग लिखा? डन? मीनिंग नोट किया? एक सेकेंड, ये लीजिए भावार्थ। कभी किसानों से कहता है कि तुम परिश्रम की शक्ति के बल पर बंजर जमीन को भी उपजाऊ कर उसमें हरी भरी फसलों का विकास करते हो, जिसमें एक एक दाने में बीज के 100-100 दानों की हंसी फूट पड़ती है। अर्थात तुम्हारे परिश्रम से बंजर जमीन भी ललहा उठती है, हरी भरी हो जाती है। अरे वाह, डन। ओके ओके सोहन, लिख लो लिख लो। गाथा, आपका नेटवर्क स्लो होएगा इसकी वजह से। आप एक बार रिज्वाइन करो। दिख रहा है? कोई बात नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना? अच्छा अच्छा, आया। डन। अंकिता लिख लो जल्दी से। ओके संध्या। पार्थ अभी तो नहीं दिख रहा है ना? अपने मेहनत के खजाने के दम पर अपने अपने बार बार रिपीट मत करो। अपने मेहनत के खजाने के दम पर किसान बंजर जमीन को उपजाऊ करके करते हो कि दोनों, अच्छा, दानों दानों से फूट फूट कर 100-100 दाने निकल आते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा और है, 2 लाइन और है, लिख लीजिए।
हाँ नहीं बताया ना मैंने कि आपका करेक्ट है, रीड भी तो किया मैंने। हाँ मैंने पढ़ा। चलो आगे बढ़े अभी, हो गया ना? ओके अंकिता चलो। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कवि कहते हैं कि किसान, ये जो तुम खेतों को इतना उपजाऊ बनाने में अपना खून पसीना बहाते हो, ये एक्चुअली पसीना नहीं है। आपका पसीना तो गंगा के धारा की तरह धवल है, पवित्र है। यह है न मतलब नहीं पसीने की धारा। ये जो तुम्हारा पसीना बह रहा है ना, एक्चुअली वो पसीना नहीं है, ये तो गंगा की पवित्र धारा है। क्योंकि गंगा क्या करती है? दूसरों का भला करती है, दूसरों के पाप धोती है। और तुम क्या करते हो? दूसरों का पेट भरते हो। तो दोनों दूसरों के लिए करते हो, इसके लिए एक अच्छी चीज से किसान की महानता की तुलना की है कवि ने, कि तुम्हारा ये जो पसीना बह रहा है ना खेत में, ये एक्चुअली पसीना नहीं है, गंगा की पवित्र धारा है। इसलिए हे ग्राम देवता, हे गांव के देवता, हे मेरे देश के किसान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। धवल मतलब पवित्र, स्वच्छ, शुभ्र, पवित्र, साफ। भाई इसका भावार्थ कहाँ गया? जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। कवि कहते हैं जो है, जो किसान गतिशील है, एक्टिव है ना, क्रियाशील है, सभी ऋतु में, सभी मौसमों में जो हमेशा एक्टिव रहता है, वो काम करते रहता है, उसके लिए कोई भी मौसम कोई मायने नहीं रखता है। उसको अपने काम से मतलब है, वो अपना काम करते रहता है। जो है गतिशील सभी ऋतु में, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, और चाहे ठंड हो, जग को देते हो पुरस्कार। संसार को क्या देते हो? पुरस्कार देते हो। लेकिन संसार को पुरस्कार किसका देते हो? अनाज का पुरस्कार देते हो। लेकिन कैसे? देकर अपने को कठिन दंड। वो किसान अपने खेत में चिलचिलाती धूप में भी काम करता है, मूसलाधार बारिश में भी काम करता है, कड़ाके की ठंड में भी काम करता है, अपने को तीनों मौसम में सजा देता है, अपने शरीर को वैसे ही उस धूप, वर्षा और पानी, ठंड में तपाता है जैसे सोने को आग से तपाया जाता है। और जब वो अपने आप को इतनी सजा देता है, तब कहीं जाकर वो दूसरों के लिए भरपेट भोजन उगा पाता है, अनाज पैदा कर पाता है। देखिए जरा इसका मीनिंग, गतिशील, परिश्रमी, एक्टिव, सभी ऋतु में, ऋतु मतलब मौसम में, दंड मतलब सजा, साईं धाम शिवम,
ठीक है, लिख लिया। सोहम, तक्षशिला, बार बार एनोटेशन ऑन करोगे ना तो रिमूव कर दूंगा क्लास में से। पढ़ाई पे फोकस करो, टाइम पास पे नहीं। आगे क्या कहते हैं, उसी का कंटिन्यू लाइन है यहाँ पे। झोपड़ी झुका कर तुम अपनी, ऊंचे करते हो राजद्वार, है ग्राम देवता नमस्कार। झोपड़ी झुकाकर, कभी कहते हैं कि देखो किसान की महानता देखो, क्यों इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, फिर भी वो अपने झोपड़ी को छोटी रखकर भी देश की सरकार को, राज्य को ऊंचा महत्व देता है। क्योंकि वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं उगाता है, वो इतना उगाता है कि जिससे राज्य मतलब देश के लोगों का भी पेट भर सके। समझे ना? झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी, ऊंचे करते हो राजद्वार। इसलिए हे गांव के देवता, हे किसान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो गुण है कि तुम अपने आप को छोटा रखकर देश को सर्वोपरि सब कुछ मानते हुए उसके लिए, उसकी भलाई के लिए, प्रत्येक प्राणी को भोजन देने के लिए तुम इतनी कठिन परिश्रम करते हो। इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। फटाफट भावार्थ लिख लो। ओके सर, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, कोई डोरबेल बजा रहा है, मैं 1 सेकंड में आया। हाँ, ओके सर। राजद्वार शब्द जो है वो राज्य के लिए, देश के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आर्य लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़े। अंतिम की कुछ लाइनें हैं। तुम जन मन, हाँ लिख लिया ना? हाँ ठीक है, चलो। तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। बहुत बड़ी बात कवि ने कहा कि तुम
हे किसान तुम, जन मतलब लोग, जनगण मतलब लोगों के, जनगण मतलब लोगों के, मन मतलब मन, अधिनायक मतलब शासक हो, राजा हो। तुम लोगों के मन पर राज करते हो, क्योंकि लोगों के मन में ये पूरा विश्वास है कि हमारे देश में, गांव में, शहर में, नगर में, बाजारों में अनाज तभी पहुंच सकता है जब तक इस धरती पर किसान जिंदा है। तुम लोगों के मन के राजा हो। इस धरती पे भले तुमको राजा ना माना जाए, लेकिन तुम लोगों के मन पे राज करते हो। और तुम हंसो, हे किसान तुम खुश रहो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तब ये देश फूलेगा फलेगा। फूलना फलना मतलब तरक्की करना। फूलना फलना मतलब तरक्की करना। क्योंकि किसान अगर खुश रहेगा, लोग किसान को खुश रखेंगे, किसानों को सही सुविधाएं मिलेंगी, उनको अच्छे बीज मिलेंगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे वो कम मेहनत में अच्छी फसल उगा सकें, तो क्या होगा? वो किसान खुश रहेगा। और वो खुश रहेगा तो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा अनाज उगाएगा, ज्यादा अनाज उगाएगा तो देश फूलेगा फलेगा, देश की तरक्की होगी। इसलिए कवि कहते हैं, आओ हे किसान तुम आओ, सिंहासन पर बैठो। किसके सिंहासन पर? मन के सिंहासन पर बैठो, क्योंकि तुम लोगों के मन पर राज करते हो। इसके लिए आओ, तुम मन के सिंहासन पर बैठो। ये राज्य, यहां पर राज्य शब्द देश के लिए यूज किया गया है। यह राज्य तुम्हारा है, यह देश तुम्हारा है, और तुम अशेष हो, तुम बाकी नहीं हो। क्योंकि इस पूरे धरती पर, इस पूरे देश में सिर्फ तुम ही तुम हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा जीवन की कोई वास्तविकता नहीं है। क्योंकि किसान है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। इसलिए तुम्हारे सिवा यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। जो हो तुम ही हो। इसलिए तुम आओ, मन के सिंहासन पर बैठो, हमारे मन पर, लोगों के मन पर तुम राज करो। क्योंकि तुम्हारे सिवा इस देश में, इस दुनिया में, इस धरती पर लोगों की भलाई के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। और जिस देश में किसानों को उनका हक नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, उनकी तरक्की के बारे में नहीं सोचा जाता है, वह देश आर्थिक, मानसिक और अन्य के रूप में पिछड़ जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? किसानों को देना चाहिए। आज भी हमारे देश में किसान 60% है जो खेती पर डिपेंड करते हैं, और वो ही हमारा पेट भरने का काम करते हैं। लॉकडाउन की ऐसी समस्या में जब लोगों को घर से निकलने में मुश्किलें आ रही थी, तब भी घर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किसानों के द्वारा ही हुआ। अगर वो इतनी मेहनत नहीं करते तो क्या हम और आप तक आसानी से अनाज पहुंच पाता? सोचा है कभी? भावार्थ लिख लीजिए फटाफट। डन।
लिख के हुआ। ओके संध्या। और किसका लिख के हुआ भाई? हाँ, क्या? मैंने पढ़ा नहीं ब्रेड एंड बटर क्या। लास्ट का एक मिनट देखता हूँ। यस अंकिता, अभी सॉरी मैंने आपका मैसेज पढ़ा। आपने बिल्कुल सही कहा है। अशेष मतलब शेष ना हो, बाकी ना हो। बाकी ना हो मतलब खाली ना हो। इस धरती पर कहीं भी ऐसा नहीं जहां पे किसान ना हो। किसान है तभी तो हर जगह अनाज है। जहां पे इंसान है वहां पे अनाज है ना, क्योंकि बिना अनाज के जीवन और भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। देन शेष मतलब होता है बाकी, अशेष मतलब बाकी नहीं हो। जहां क्या बाकी ना हो? अनाज हर जगह पहुंचे। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। समझा? ओके, डन। बाकी लोगों का नहीं हुआ। सृजन खाली आपका। ओके दीप। ओके ठीक है, ये लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये कविता समाप्ति की तरफ है। उर्वरा भूमि के नए खेत, उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रह कर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। उर्वरा भूमि के नए खेत। समझ रहे हैं? ऐसे समझ में आ रहा है ना? उर्वरा मतलब फर्टाइल लैंड। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रह कर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। उर्वरा भूमि, उपजाऊ जमीन के नए खेत, नए नए खेत, नए नए उपजाऊ खेत तैयार करता है कौन? किसान। डेनियल मैं रीड कर रहा हूं, पहले एक्सप्लेन करने दो मुझे। तो कहते हैं उपजाऊ जमीन के नए नए खेत किसान तुम तैयार करते हो, के नए धान्य से सजे वेश। और उन नए नए खेतों में जो नए नए धान, धान मतलब अनाज, धान्य मतलब अनाज, अनाज से सजे हुए जो वेश हैं, वेश मतलब रूप होता है। किसका रूप?
खेतों का रूप ही बदल गया है, हरियाली एकदम हरी भरी फसल से वो भरे हुए हैं, है ना। तुम भू पर रहकर भूमि भार, वेश मतलब पहनावा, एक नया लुक। तुम भू पर रहकर, तुम भू मतलब धरती पर, रहकर भूमि भार, भूमि भार मतलब इस धरती का बोझ, धरती की जिम्मेदारी को धारण करते हो। हे किसान, मैं देख रहा हूं कि तुम नए नए उपजाऊ खेत बनाते जाते हो अपने खून पसीने की कम मेहनत से, और और उन उपजाऊ खेतों को हम देखते हैं कि उनका एक नया ही पहनावा, एक नया ही रूप, एक नया वेश दिखाई देता है कि वो खेत हरे भरी फसलों से भरे हुए हैं। एक किसान, तुम इस धरती पर रहकर इस धरती पर रहने वालों का भार, बोझ खुद निभाते हो, करते हो। मनुष्य शेष, मनुष्य शेष मतलब बाकी, किसानों के अलावा जो बाकी मनुष्य हैं इस धरती पर, उनकी जिम्मेदारी का बोझ भी तुम अपने सर पर उठाते हो, क्योंकि तुम सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अपने लिए अनाज नहीं उगाते हो, बल्कि इस धरती पर रहने वाले किसानों के अलावा जो लोग हैं उनके लिए भी अनाज उगाने का काम तुम ही करते हो। धारण करना, वहन करना, मनुष्य शेष मतलब बाकी मनुष्यों के लिए, बाकी मनुष्यों की जिम्मेदारी तुम ही निभाते हो। देख लिया? ठीक है, यहां तक टिक मार्क कर लो, इसके आगे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है।